नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में। Now before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has come up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022 and 2023 aspirants starting from 14th of April. Under India's best educator for UPSC CSE, you can be trained, crack UPSC CSE prelims through 3500 MCQ, specially curated for the upcoming prelims starting on 14th of April. Mission Victory batch starting from 14th of April. This batch is bilingual, so both in English as well as in Hindi language. लक्ष्य यूपीएससी सीएसई 2022 जीएस की पूर्ण तैयारी, 1 year batches for UPSC CSE, and expedition UPSC CSE batch also in the English language. These are the upcoming NCERT batches for UPSC CSE prelims. You can get your Iconic or your Plus subscription. You just need to download the Unacademy Learning app. The link is given in the description box. And when prompted, you just have to use the code ARPITA10, ARPITA10. Unacademy, let's crack it. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 36 टिल आर्टिकल 51. Now the question arises that what are the directive principles of state policy? देखिए, जो सप्रू कमेटी थी 1945 में, इट सजेस्टेड 2 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. पहले ऐसे राइट्स होने चाहिए जो जस्टिसिएबल हों और दूसरे वह जो नॉन जस्टिसिएबल हैं. जो जस्टिसिएबल राइट्स थे उनको, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, प्रीवियस 3 पार्ट्स में जो फंडामेंटल राइट्स थे वो आए, और जो नॉन जस्टिसिएबल थे वो डीपीएसपी के रूप में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में आए. These are the directions by the Constitution of India to the state for the citizens, यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए. आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शंस हैं. DPSPs are ideals which are meant to be kept in mind by the state when it formulates the policies and enact laws. There are various definitions to DPSP which are given below. आप इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी लिखा हुआ था. They seek to establish economic and social democracy in the country, and DPSP are ideals which are not legally enforceable by the courts for their violation. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि आपको प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो डीपीएसपी हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है दैट दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स. ऐसा नहीं है, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स. हाउएवर बाइंडिंग है डीपीएसपी गवर्नमेंट के ऊपर, नॉट फ्रॉम द कोर्ट पर्सपेक्टिव कि आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में स्टेट को ले जाएं या गवर्नमेंट को ले जाएं, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्शन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ना इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, इसकी ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हम 3 लेवल्स पे करते हैं: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के ऊपर. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या अगर आप बियर एक्ट पढ़ते हैं या डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन में एज सच ये पॉइंट्स नहीं देखने को मिलेंगे. दीज वर नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड इन दिस मैनर, लेकिन हम ब्रॉडली इनको इस मैनर में क्लासीफाई करते हैं क्योंकि आप जैसे आगे देखेंगे कि डीपीएसपीज जो हैं, कुछ डीपीएसपीज के अंदर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देखने को मिलता है, कुछ के अंदर गांधीयन प्रिंसिपल, कुछ के अंदर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. जैसे कि स्टार्टिंग की जो 40, 41, 36, 37, इन सब में आपको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे. दे आर द प्रिंसिपल्स दैट एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पार्ट टूवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट. जो वेलफेयर स्टेट की जो डेफिनेशन है, जिसे हम कहते हैं कि कंप्लीट एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में वेलफेयर स्टेट का क्या काम है, वो आपको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के रूप में डीपीएसपी में देखने को मिलता है स्टार्टिंग के जो डीपीएसपीज हैं. उसके बाद हमें पता चलता है गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें बात होती है स्वराज मॉडल की, जिसमें बात होती है सेल्फ रूल की, जिसमें बात होती है नेशनल मूवमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियोलॉजी थी गांधीयन आइडियोलॉजी उसकी. और फिर हमें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो हैं, यानी कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो भी देखने को मिलती है. एज वी प्रोग्रेस वी विल सी. पार्ट 4 जो है उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. नो दिस इज़ अ लिस्ट. आपको ये एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर अ गो स्पेशली वनडे एग्जाम्स में स्टेट पीसीएस के अंदर आपको इनका जो क्रम है, जो इनका ऑर्डर है, यू शुड रिमेंबर दैट. द ईजिएस्ट वे टू रिमेंबर दैट इज़ कि आप इसको सब डिवाइड कर लीजिए, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल जो क्लासिफिकेशन है उसमें. आपको जो स्टार्टिंग के जो अगर आप देख सकते हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 42
यहाँ पर आपको वेलफेयर स्टेट का काम देखने को मिलेगा। उसके बीच में अगर हम बात करते हैं फ्रॉम अराउंड 42 टू 46 आपको देखने को मिलेगा गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन प्रिंसिपल। और उसके जो लास्ट में नीचे की तरफ आपको जो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, आर्टिकल्स जो देखने को मिल रहे हैं 50, ये आपको बताते हैं लिबरलिज्म के बारे में, लिबरल आइडियोलॉजी का टिल्ट देखने को मिलता है यहाँ पे डीपीएसपीज में। नाउ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 36। देखिए आर्टिकल 36 के अंदर हमें जो एग्जैक्टली बेयर एक्ट में लिखा है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स में जो हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वही सेम स्टेट की डेफिनेशन डीपीएसपी में भी है और आर्टिकल 36 इसी को बताता है। नो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इफ़ यू हैव अ डीपीएसपी, अगर आपको डीपीएसपी है अगर आपके पास स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में, देन उसकी स्पिरिट में ही एक लॉ भी होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको जो डीपीएसपी है अगर उसको एग्जिस्ट करवाना है तो लॉ की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो लॉ एग्जिस्ट करता है और ड्यू टू सम सर्टेन चेंजेस, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक चेंज आते हैं, सोशल चेंज आते हैं, सोसाइटी के अंदर चेंज आते हैं, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं अगर वो आते हैं और आपको लॉ में चेंज करना है तो आप डीपीएसपी को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू चेंज द लॉ एंड देन द डीपीएसपी कैन बी चेंज। सो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि लॉ और जो डीपीएसपी है वो एक ही स्पिरिट के साथ काम करता है। दैट इज़ द रीज़न दैट बीइंग नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल स्टिल डीपीएसपी आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। कैसे कह सकते हैं? कई बार क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, येस और नो। इस तरीके से आपको जो स्टेटमेंट है ABC की फॉर्मेशन में, प्रीलिम्स में स्पेशली, आपको कंफ्यूज कर सकता है। बट यू शुड रिमेंबर दैट डीपीएसपी आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट दो दे आर नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल थ्रू द कोर्ट्स। नॉन इन्फोर्सेबल है थ्रू द कोर्ट्स, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे बाइंडिंग हो जाता है डीपीएसपी, बिकॉज इलेक्शन जो है उसे हम बोलते हैं जनादेश। तो आपको ये जो पॉइंट है ये याद होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। आर्टिकल डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी इज इन स्पिरिट विद द लॉ, लॉ होना जरूरी है। अगर आप ऑल्टर करते हैं डीपीएसपी को तो आपका लॉ भी ऑल्टर होगा। दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स। कई बार कंफ्यूजन होती है, नॉन इन्फोर्सेबल नहीं है, केवल नॉन इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स है। अगर बाइंडिंग की बात करें, इट इज स्टिल बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। हाउ? कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं कि आप उसे बोल दें, बिकॉज इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। लेकिन इलेक्शन के थ्रू ये बाइंडिंग हो जाता है इलेक्शन टाइम पे। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 37 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स contained in this part. The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles while making the laws. यानी कि इसमें भी बात करा जाता है that it is non enforceable by any court। और यहाँ पर हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है। वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे गवर्नेंस की बात करी गई है। प्रॉपर शब्द गवर्नेंस का आपको आर्टिकल 37 में देखने को मिलता है। नाउ आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में एज हाईलाइटेड वेलफेयर की बात करी जाती है। स्टेट शैल सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी जो वेलफेयर का जो कंसेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, ये रशियन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड कंसेप्ट है। इसलिए अगर आप देखेंगे आर्टिकल 38 के अंदर आपको देखने को मिलेगा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो हमने प्रीएम्बल में भी हम देखते हैं। अब ये जो जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इट इज़ वेरी मच हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन। इसलिए आप इस आर्टिकल के अंदर एक सोशलिस्टिक जो टेल्ट है वो देखने को आपको मिलेगा। आर्टिकल 38 को हम कीस्टोन भी बोलते हैं, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और जब हम बात करते हैं द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़। देखिए इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे उसमें जो अभी हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है। डीपीएसपी डायरेक्शंस हैं, बाइंडिंग तो हैं, लेकिन आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड एंडेवर। एंडेवर जहाँ भी शब्द आ जाए दैट मीन्स कि ये बाइंडिंग नहीं है, बट स्टेट शुड डू दैट। इट इज़ अ डायरेक्शन, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं कि हमें कन्फिस्केटरी टैक्स रेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी 1978 में, वहाँ उस समय आया। इसके तहत आप देखते हैं जो ब्लैक मनी का जो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट हो जाता है, जहाँ पे ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस आते हैं,
ये सारी चीज़ आर्टिकल 38 से इंस्पायर्ड है, आर्टिकल 38 से जुड़ी हुई है। आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 जो है ये आया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद। और आपको ये पता होना चाहिए दैट वेलफेयर का जो पार्ट है, जब एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वेलफेयर में मेजरली हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन आता है, लेकिन एटसेट्रा जो शब्द आ जाता है वहाँ पर हम और भी तरीके से बात कर सकते हैं। वेलफेयर केवल हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन में नहीं, बहुत अलग फील्ड्स में हो सकता है। वेलफेयर की मॉडर्न सेंस में आप एक बाउंड्री सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेलफेयर इज़ अ वेरी ग्रोइंग कंसेप्ट। वेलफेयर हो सकता है किसी मॉडर्न डेमोक्रेसी जहाँ डेवलप्ड हो गए हैं सारे लोग, डेवलप्ड है जहाँ की इकनॉमी, जहाँ पे इलिटरेट नहीं है, जहाँ पे सभी लोग एजुकेटेड हैं, ऐसी सोसाइटी के अंदर इंटरनेट कनेक्शन एक पर्टिकुलर एमबीपीएस स्पीड पे या जीबीपीएस स्पीड पे होना, 5G इंटरनेट प्रोवाइड करना, दैट कुड बी वेलफेयर फॉर सम। बट इंडिया के अंदर वेलफेयर की जो डेफिनेशन है वो अलग हो सकती है। दैट इज़ द रीज़न कि आर्टिकल 38 में हमें वेलफेयर के बारे में पता चलता है। हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 आपका बात करता है ओनरशिप से। आर्टिकल 39 का भी हैवी टिल्ट हमें देखने को मिलता है सोशलिज्म की तरफ। इट हैज़ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। अगर हम बात करते हैं सब क्लॉज बी की, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। दिस वन, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर आपको साफ देखने को मिलता है कि यहाँ पे मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की बहुत ज़्यादा बात करी गई है, जहाँ पे बोला जाता है कि जो स्टेट का कंट्रोल है, यहाँ पे स्टेट की कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ओनरशिप है, जो कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेज का ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड, यानी कि सबके भले के लिए। ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल का जो सब क्लॉज बी है आर्टिकल 39 का, ये आपको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी कैपिटलिस्टिक नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। दिस शोज़ दैट इंडिया, हम कितनी ही बात करें कि हम कम्प्लीटली सोशलिस्ट हैं या कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट हैं, बट ट्रेंड्स जो हैं वो डिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ लिखी हुई है आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी में जो लिखा हुआ है वो कम्प्लीटली शो करता है दैट here we are referring as the socialist behavior, socialistic influence देखने को मिलता है। सब क्लॉज सी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कॉमन डिटर्मिनेंट की बात करी जाती है। इस तरीके के शब्द कॉमन गुड, कॉमन डिटर्मिनेंट, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटीरियल, दिस ऑल शोज दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स फॉर द ग्रेटर गुड, यानी कि आपका जो सोशलिज्म है उसकी बात की जा रही है। अब सब क्लॉज ई की अगर हम बात करें, दैट दी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, मैन एंड वेमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट abused and that citizens are not forced by economic necessities to enter avocations unsuited to their age or strength। यहाँ पे बात करी जाती है लेबर लॉज की। जो लेबर लॉ का जो कंसेप्ट है, जो हम लेबर कोर्ट्स में देखते हैं, लेबर लॉ कमिश्नर्स होते हैं, वो जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आ रहा है। DPSP में भी है ये कंसेप्ट कि आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं वर्किंग के लिए, उनसे एक्स्ट्रा काम कराकर, और जो एक हेल्थ और स्ट्रेंथ का जो फैक्टर है उसको भी आपको मानना पड़ेगा। अगर हम सब क्लॉज एफ में आएँ तो वहाँ पर हमें चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़, यानी कि आर्टिकल 24 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बात होती है पॉक्सो एक्ट की, जहाँ पे बात होती है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की। सो एज ए टोल्ड यू अर्लियर, आर्टिकल 39 में मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का हैवी ट्रेंड है। अगर हम इसको सब क्लॉज सी में भी देखें, दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर बात करी जाती है कि मोनोपोली जो है वो इस्टेब्लिश नहीं करने दी जाएगी। देखिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ, जब सब कुछ ये लेट 1940s की बात है, व्हेन एवरीथिंग वाज इन अ लाइन, जब हम नए नए आज़ाद हो रहे थे, डोमिनियन का स्टेटस हट रहा था, उस समय जो लीडर्स थे उनके पास एक क्वेश्चन था कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अगर वो चली जाती है, ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, चाहे वो क्राउन रूल के रूप में हो, चाहे वो पहले उन्होंने जब राज करा एज अ कंपनी, फिर भी मोनोपोली समथिंग जो कि इंडिया को, एक इंडियन डायस्पोरा के लिए थ्रेट का काम कर सकती है। इसलिए आपको ये आर्टिकल 39 में देखने को मिलता है कि कोई भी कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं लग सकती है, प्लस मोनोपोली मार्केट में किसी भी कंपनी की नहीं हो सकती। इसलिए जियो का डिस्प्यूट हुआ था। जियो के ऊपर कई बार एलिगेशंस लगते हैं कि ये मोनोपोली स्थापित करना चाहते हैं, बट वी डोंट नीड टू वरी बिकॉज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI
इज़ मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ पे किसी को भी मोनोपोलाइज नहीं करने दिया जाएगा मार्केट को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होगी। और जो जियो जैसा सिनेरियो है, अगर ऐसा कंप्लीट होता, देखिए डिस्प्यूट और एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हर जगह होते हैं, बट वी शुड कीप दैट इन माइंड कि कंप्लीटली कैपिटलिस्टिक टच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, फ्री मार्केट होती, तो कोई भी मोनोपोली अपनी खड़ी कर सकता है। दो आप फ्री मार्केट का नाम लें, लेकिन मोनोपोली तो किसी की भी खड़ी हो सकती है। अगर कोई चीज़ 500 रुपीज़ की और वो अगर 5 रुपये में कोई कंपनी ऑफर कर रही है आपको, तो सब लोग वही लेंगे। लेकिन उसको कौन रोकता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर हमने देखा कि लेबर लॉस की बात होती है, पेंशन प्रोवाइड होती है, और जो सब आपके जो एम्प्लॉयमेंट फंड्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड होते हैं। पॉक्सो एक्ट की बात करी जाती है अब आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ में, जब बच्चों की बात करी जाती है, दैट द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये डिग्निटी का जो कंसेप्ट है, इसे कनेक्ट करिए आर्टिकल 24 से। पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये सारे आप कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे जो लॉज हैं, ये कैसे बन पाए? बिकॉज दीज ऑल लॉज कम फ्रॉम DPSP, एज आई टोल्ड यू इन आर्टिकल 36। फिर हमने देखा कि आर्टिकल 39A जो है, देखिए अमेंडमेंट होती है आर्टिकल 39 की। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, जहाँ पे बात करी जाती है कि आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करेगा। जब हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के कंसेप्ट को समझा था फंडामेंटल राइट्स में, वहाँ पर है राइट टू हैव अ लॉयर, यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी केस में हैं, आपके पास पैसा नहीं है लॉयर को हायर करने के लिए, तो स्टेट अपनी तरफ से आपको लॉयर देगा, लेकिन वो केवल क्रिमिनल केसेस तक ही सीमित था। लेकिन आर्टिकल 39A यानी कि अमेंडमेंट आने के बाद, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जब आर्टिकल 39A के अंदर अमेंडमेंट आती है और इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आता है, देन जस्टिस जो था वो केवल फ्री लॉयर को जो प्रोवाइड करने का जो राइट था, वो केवल क्रिमिनल केसेस तक ना रहकर सिविल और मैट्रिमोनियल केसेस में भी आया। और आपको एडवाइसेस भी दी जाएंगी, आपको अथॉरिटी भी दी जाएगी वाया NALSA, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना हुई, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना हुई, जिससे कि आपको सारे केसेस में लीगल एड दी जा सके। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके अंदर ही जो एक्यूज्ड हैं या जो चाहते हैं लॉयर रखना, केवल उन्हीं की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो। स्टेट को तो उनकी भी हेल्प करनी होगी जो सिविल केसेस में हैं, मैट्रिमोनियल केसेस में जिनके पास लॉयर हायर करने के पैसे नहीं हैं। दैट मीन्स दैट जस्टिस इज़ पैरामाउंट टू स्टेट वेलफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जस्टिस जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है स्टेट वेलफेयर के, अनटिल एंड अनलेस नेशनल इंटरेस्ट ना उससे डिस्ट्रॉय हो या नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई बात ना है, क्योंकि सबसे पहली तो नेशनल इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करें, देन जस्टिस इज़ द पैरामाउंट टू द स्टेट वेलफेयर। नाउ आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स की। देखिए आर्टिकल 40 का जो कंसेप्ट है विलेज पंचायत्स की ऑर्गेनाइजेशन करना, इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमेट ट्रांसफर ऑफ पावर। सपोज कीजिए आप एक छोटे गांव में रहते हैं, जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं, आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं और आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन लाइट जो है वो बार बार चली जाती है। स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस, या सेंटर में अगर कोई इलेक्शन हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लोकसभा इलेक्शंस, वहाँ पर जो भी मंत्री हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे हैं, जब वो आपसे वोट मांगते हैं आप उनके लिए वोट करते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस कि आपको उनका मैनिफेस्टो अच्छा लगा, आप उनको उनकी पॉलिसीज़ अच्छी लगती है, उनकी आइडियोलॉजी जहाँ से वो आते हैं वो अच्छा लगता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखेंगे कि लाइट नहीं आ रही है तो मोदी जी की वजह से नहीं हो रहा, या लाइट नहीं आ रही है तो योगी जी की वजह से नहीं हो रहा। आप ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे वर्क नहीं कर सकती है। स्टेट में, सेंटर पे उसकी सर्टेन लिमिटेशन होती है। ग्राउंड रियलिटी पे काम, पॉलिसी बनाना उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन लिमिटेशन के चलते कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो इस रूल को नहीं समझ पाता है स्टेट को, और ना ही एफिशिएंसी प्रॉपर आ पाती है। इसलिए हम विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, यानी कि गांव में लोकल लेवल पर जो स्टेट का जो एक फेस है, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट यानी कि टायर 3 गवर्नमेंट बोलते हैं, वो हमें आर्टिकल 40 में DPSP में देखने को मिलता है। क्योंकि गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आर्टिकल 40 में, स्वराज का सेल्फ रूल का प्रिंसिपल था, स्वराज मॉडल, जिसमें 3 कंसेप्ट आते हैं। पहला आता है सेल्फ रूल यानी कि इंडिविजुअल रूल,
जिसे बोलते हैं कि अपने ऊपर स्वेच्छा से कंट्रोल करना, ओनरशिप लेना खुद के कामों की। एक होता है फ्रीडम फ्रॉम एलियन रूल और एक है गिव पावर बैक टू द पीपल। अब बैक टू द पीपल अगर आप पावर देंगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म में नहीं, बल्कि लोगों को प्रॉक्सिमेट ट्रांसफर ऑफ पावर देकर। यानी कि अगर आप एक गांव में रहते हैं और आपकी लाइट नहीं आती और आप उससे पढ़ नहीं पाते हैं, तो जो उस गांव में जो सरपंच है उसके बच्चे की भी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगी। या फिर अगर वो सरपंच भी किसी तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं या कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे पानी ना आने की समस्या है, तो वो भी फेस करेंगे। और ऐसे सेंस में जहाँ पे टायर 3 जो है गवर्नमेंट का, जो लोकल गवर्नमेंट है, अगर वो भी वही फेस कर रही है, देन दे विल डेफिनेटली चेंज दैट। वो उसके देखेंगे कि उसमें क्या पे कहाँ पर खामी है। इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमेट ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी कि पावर केवल दूर ना हो, बहुत प्रॉक्सिमिटी में हो, पास हो, जिससे कि जो पावर में लोग हैं उन्हें भी रियलाइजेशन हो कि ग्राउंड रियलिटी, असल सच्चाई जो है वो क्या है। इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमेट ट्रांसफर ऑफ पावर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 3 टायर गवर्नमेंट मॉडल स्वराज मॉडल के तहत है ये। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है, उसके बाद से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ऑर्गेनाइज कराएगी स्टेट। ऐसा होता है वाया आर्टिकल 40। नाउ आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 है आपका राइट टू वर्क की बात करता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। लेकिन आपको ये समझना है कि आर्टिकल 41 में साफ साफ लिखा गया द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, यानी कि इंटेंशन और अवेलेबिलिटी है जो उस पर डिपेंड करता है, ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। कल को आप ये नहीं बोल सकते कि आप इसको जस्टिफाई या जस्टिसिएबल कर दें, यानी कि आप इसे इन्फोर्स कर रहे हैं कोर्ट पर। नहीं, ये बाइंडिंग नहीं है, इंटेंशन और अवेलेबिलिटी है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए, डीपीएसपी राइट्स हैं या नहीं हैं, वो कंसेप्ट आपको आर्टिकल 41 में समझने को मिलता है। देखिए, राइट टू वर्क जो है, काम करने का अधिकार, कहीं ना कहीं इंसान की डिग्निटी से जुड़ा है। अगर एक इंसान पढ़ने के बाद काम नहीं कर सकता, या अपने लिए 2 टाइम का खाना नहीं बना सकता, या उसे सर्वाइवल के लिए भी नहीं रह सकता, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी लेवल पर बहुत भारी चोट होती है। इस चोट को आर्टिकल 21 से कनेक्ट कीजिए, जहाँ पर डिग्निटी की बात करी जाती है। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 41 और 21, जो कि राइट टू वर्क की बात कर रहा है आर्टिकल 41, यहाँ पे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है सम वे और दी अदर आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 41 दो एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पर भी स्टार्टिंग जो होती है वो राइट टू शब्द से होती है। दैट मीन्स डीपीएसपी आर ऑल्सो राइट्स। इसका केस हमें देखने को मिलता है ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी 1986 का केस, जिसको कि द पेवमेंट ड्वेलर्स केस भी कहते हैं। देखिए, बॉम्बे में जो पेमेंट ड्वेलर्स होते हैं, यानी कि जो फुटपाथ पे अपनी दुकानें लगाते हैं, पब्लिक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, एक समय में वो इतने ज़्यादा हो गए कि बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन सभी की दुकानें और उन सभी की जो शॉप्स थी या छोटे छोटे जो उनकी फेरियाँ थी या जो भी उनके स्टॉल्स थे, उन सबको तोड़ दिया बुरी तरह से। ये सारे पेवमेंट ड्वेलर्स जो थे, ये एनजीओ के पास जाते हैं और एनजीओ इनका केस फाइल करती है, एनजीओ इनका केस लड़ती है बाय द नेम ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी 1986 केस। जितने भी ड्वेलर्स होते हैं, पेमेंट ड्वेलर्स, वो ये कहते हैं कि राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के तहत है, और आर्टिकल 41 जो है वो कहीं ना कहीं डिग्निटी से जुड़ा है, और डिग्निटी आर्टिकल 21 से जुड़ी है, तो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करा जा सकता, और अगर कोई करता है तो उसे अल्ट्रावायर्स घोषित करना होगा जुडिशरी को। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इस मामले में रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट नहीं है। प्लस किसी और की पब्लिक स्पेस को ऑक्यूपाई करना ज़बरदस्ती और उसके ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट करना, ये बिल्कुल भी सही एक्टिविटी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर स्टेट चाहे तो वो राइट टू वर्क को भी हटा सकती है, इंटेंशन और अवेलेबिलिटी तक ही सीमित है ये। इसलिए आप देखते हैं कि जब दरियागंज बुक मार्केट का डिस्प्यूट होता है, जब दरियागंज की बुक मार्केट को हटा दिया जाता है, तो क्योंकि अब स्टेट के पास अवेलेबिलिटी है जगह की, रिसोर्सेज की, तो अब दरियागंज बुक मार्केट को रिलोकेट कर दिया गया है और वो मार्केट ख़त्म नहीं हुई है, एज इन द केस ऑफ द पेमेंट ड्वेलर्स केस 1986। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42 बात करता है प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की। देखिए,
ह्यूमन कंडीशन वर्क करने के लिए सभी को चाहिए। आप ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जहाँ पे हजार्डियस वर्क हो। इवन नॉन हजार्डियस के सेंस में भी हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स में कि बच्चे वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए आर्टिकल 42 के तहत। ड्रिंकिंग वाटर, फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे आप काम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 18 घंटे काम कर रहे हैं और आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, फिर उसका लेबर लॉज वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। आपको प्रॉपर ब्रेक टाइम, हॉलीडेज, रिफ्रेशमेंट एटसेट्रा, दीज ऑल कम अंडर आर्टिकल 42। नाउ आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस की। आर्टिकल 43 को समझने से पहले आपको लिविंग वेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, लिविंग वेज जो है, इसको आप कंफ्यूज ना हो मिनिमम वेज से। इट इज़ अ वेज दैट इज़ हाई इनफ टू मेंटेन अ नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, अगर किसी को 2021 में महीने के 100 रुपये मिलें तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उस लेवल पर 100 रुपये जो हैं वो स्टैंड नहीं करते हैं, और ये समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए पे कमीशन की फॉर्मेशन होती है। पे कमीशंस और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जो मैकेनिज्म काम करता है आर्टिकल 43 के पीछे, वो ये है कि आपका जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको माइंड में रखा जाए। किसी व्यक्ति से अगर आप 12 घंटे काम कराकर उसको महीने का 100 रुपये दे रहे हैं तो वो कहीं से कहीं तक जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि वो 100 रुपये में खाना नहीं खा सकता, 100 रुपये में कपड़े नहीं पहन सकता, 100 रुपये में ज़िंदा नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन 2021। अब अगर आप इसको बोलें कि 1921 के अंदर क्या ऐसा हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि 100 रुपये की जो लेवल था, इन्फ्लेशन को अगर हम हटा दें, कॉस्ट ऑफ लिविंग उस समय ज़्यादा था, कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो रेशियो था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 2021 में। तो लिविंग वेज की बात करी जाती है। प्लस आर्टिकल 43 के अंदर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बाद फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करी जाती है। यानी कि आपने गैजेटेड हॉलीडेज़ देखी होंगी, आपने कैलेंडर्स के अंदर रेड मार्क्ड हॉलीडेज़ देखी होंगी, दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, गुड फ्राइडे की छुट्टी, ऑल दीज छुट्टीज़, ऑल दीज हॉलीडेज़, ये आपका इट कम्स अंडर द फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। हम आपसे केवल काम ही नहीं करवाएंगे, आपको एक लिविंग वेज देंगे जो कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ हो, प्लस आपको इन्जॉयमेंट भी हो लाइफ में, लेजर के लिए, उसके लिए आपको हॉलीडेज़ भी दी जाएंगी, पे कमीशंस की फॉर्मेशन होगी, एंड दिस ऑल कम्स अंडर आर्टिकल 43। नाउ आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इट स्टेट्स दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स द स्टेट शैल एंडेवर। याद रखिएगा, जहाँ भी शब्द एंडेवर आ गया, इट मीन्स दैट इंटेंशन प्लस अवेलेबिलिटी, ये बाइंडिंग नहीं है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन अब बात आती है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें ज़रूरत क्यों है। देखिए, अ सेक्युलर रिपब्लिक नीड्स अ कॉमन लॉ फॉर ऑल द सिटीजन्स रेदर देन डिफरेंशिएटेड रूल्स बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आपने कई बार देखा होगा कि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो अलग अपनी टिप्पणियाँ कमेंट्स करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, तो क्या एक मैरिज एक्ट नहीं बन सकती? रिलीजियस बेसिस पे जब हम बोलते हैं कि जो स्टेट है, इंडिया की जो स्टेट है, उसका कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता किसी रिलीजन को, सेक्युलर है, इन दैट सेंस क्या ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक ही लॉ हो? अनदर रीज़न वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नीडेड इज़ जेंडर जस्टिस। इसीलिए हमें सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। द राइट्स ऑफ वुमेन आर यूजुअली लिमिटेड अंडर रिलीजियस लॉ, बी इट हिंदू और मुस्लिम। इसलिए आप प्रैक्टिस देखेंगे जो ट्रिपल तलाक की है वो क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। मैनी प्रैक्टिसेस गवर्नड बाय रिलीजियस ट्रेडिशन आर एट ऑड्स विद द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। And courts have also often said in their judgment that the government should move towards a uniform civil code, including the judgment in the Shah Bano case. That means कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। और बार बार आप देखेंगे कि न्यूज़ में हाइलाइट्स में डिस्प्यूट आते रहते हैं, वेदर इट इज़ अ जुडिशियल डिस्प्यूट जहाँ पे लोग केस फाइल करते हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू हाई कोर्ट, और फिर वो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट आर्टिकल 45। It states provisions for early childhood care and education to children below the age of 6 years. यहाँ पर भी आपको शब्द जो याद रखना है वो है the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years.
देखिए आर्टिकल 41 वर्क रिलेटेड एजुकेशन की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 45 बात करता है एजुकेशन जो कि एकेडमिक सेंस में चिल्ड्रन के लिए होती है, कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। ये कंपलसरी अगर एजुकेशन की हम बात करें तो डीपीएसपी जो है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर अनटिल एंड अनलेस इलेक्शन को हम कंसिडर करें। लेकिन आर्टिकल 45 एक बहुत ही अर्जेंसी दिखाता है कि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट की तरीके से काम करने लग जाता है, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि आर्टिकल 21A आता है जिसमें बोला जाता है कंपलसरी एजुकेशन, जिसमें राइट बन गया आपका राइट टू एजुकेशन। हाउ, ये आपको समझने के लिए मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस समझना पड़ेगा। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस 1989 में आता है। सुप्रीम कोर्ट गिव द जजमेंट दैट द राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि सभी को देना चाहिए, एक फंडामेंटल राइट है। स्टेट ऐसा नहीं कर सकता कि इससे बचता रहे, ना बनाए इसको, फंडामेंटल राइट ना बनाए। लेकिन हम देखते हैं कि के उन्नी कृष्णन केस 1993 में जो आता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आपको उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए स्टेट को, एंड पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन दैट। फिर हम देखते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2002 में, पार्लियामेंट पास करता है, और आर्टिकल 21A आता है। जब मैंने आपको आर्टिकल 21 समझाया तो उसमें आर्टिकल 21A भी है जो कि अमेंडमेंट के बाद आया। आर्टिकल 21A के आने के बाद नाउ वी वर रेडी टू गिव आर्टिकल फ्री एजुकेशन लाइक कंपलसरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट के रूप में हम एजुकेशन देने के रूप में थे। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिस टाइम हम लाए, कहीं ना कहीं इसको प्रॉपरली ग्राउंड पे इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, उस लेवल का एजुकेशन सिस्टम नहीं था, जिसको लास्ट तक आते आते 2009 में हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है 2009 में, और फिर आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट के रूप में प्रॉपर सेंस में आता है एजुकेशन से रिलेटेड राइट। आर्टिकल 45 जो कि एक ऐसा डीपीएसपी है जो फंडामेंटल राइट पे इंक्लाइंड है। फिर केसेस आता है मोहिनी जैन केस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, फिर केस आता है के उन्नी कृष्णन का केस 1993 में, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, आर्टिकल 21A आता है, और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, इसलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आने में इतना टाइम लगा 2009 में। इट इज़ मोर फ्रॉम अ मीन्स पर्सपेक्टिव कि ये क्वेश्चन आए, बट यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। नाउ आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। बेसिकली इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, एंड आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन द फंडामेंटल राइट्स। नाउ आर्टिकल 47 जो है, इट टॉक्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health। देखिए यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड करना ये स्टेट की ड्यूटी है, बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि नीचे की तरफ अगर आप देखें, द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए जैसे मिड डे मील प्रोग्राम्स हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत कैंपेन है, पब्लिक टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन हो गया, या आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपॉइंट करना, या ज़िला परिषद के लेवल पर हेल्थ वेलफेयर पे काम करना, आर्टिकल 47 के अंदर आता है। प्लस कई बार ये पूछा जाता है, कई बार डिबेट्स होती है कि सरकार जो है वो पर्टिकुलर ड्रग्स को बंद क्यों नहीं कर देती, बैन क्यों नहीं कर देती। देखिए जब तक मेडिसिनल पर्पसेस के लिए है और वो इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि नशीला पदार्थ के रूप में यूज़ नहीं करा जा रहा है, जब तक गवर्नमेंट चाहे तो वो बैन नहीं कर सकती। नो देयर इज़ अ रीज़न। कई बार डिबेट्स होती हैं जहाँ पे पूछा जाता है कि कैनबिस या जिसको कि बोला जाता है वीड, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उस पर से बैन हटा क्यों नहीं देती, उसे नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर देती इन द मार्केट्स। उसका सिंपल सा रीज़न है कि प्रोहिबिशन अगर चाहे गवर्नमेंट, इट कैन बैन, बट इट इज़ नॉट लाइक कि उसे बैन ही करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर है, ये बाइंडिंग नहीं है, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट एन एडवाइस कि जो भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस हैं, जो ड्रिंक्स हैं, उनको बैन कर सकते हैं। बट देन क्वेश्चन कम्स कि ऐसे तो सिगरेट और जो अल्कोहल है उसको भी आप बैन कर दीजिए, क्योंकि वो भी सेहत के लिए ख़राब है। लेकिन क्योंकि स्टेट के पास वहाँ से काफ़ी सारा टैक्स आता है और स्टेट के खुद के रीज़न हैं, गवर्नमेंट्स के खुद के रीजन्स हैं, दैट मीन्स कि उनकी खुद की अथॉरिटी में है ये,
प्रोहिबिशन वाले पार्ट पे स्टेट कोशिश करेगा बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, और यही आर्टिकल 47 बात करता है। नाउ आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इट ऑल्सो स्टेट्स that the state shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। देखिए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन जैसे बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं। लोन वेवर्स, यूरिया पे सब्सिडी देना, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वर्टिनरी हॉस्पिटल जो होते हैं, या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपने देखे होंगे, नेशनल काउ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जिसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ये सब बनाना आर्टिकल 48 के अंदर आता है। दैट स्टेट शैल एंडेवर, इट कैन बट इट इज़ नॉट लाइक कि वो मैंडेटरी हो, दे कैन बट इट इज़ नॉट दे शुड। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर शैल शब्द का यूज़ होता है। shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter। देखिए, काऊ के स्लॉटर की जब बात करी गई कि काऊ के स्लॉटर को कैसे रोका जाए, बिकॉज इट वॉज अ रिलीजियस सिंबल, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको इंस्टेड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, रिलीजियस सिंबल के साइड से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आर्टिकल 25, 26, 27 दूसरे कम्युनिटीज़ का जो है वायलेट हो जाता। उन्होंने इस तरीके से ना जाकर इकोनॉमिक सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से काऊ का जो स्लॉटर है उसको बैन करा, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि काऊ जो है उससे हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, वेदर इट इज़ मिल्क, वेदर इट इज़ काऊ डंग जिससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काऊ को एक, जैसे काऊ डंग हो गया, काऊ यूरिन हो गया, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, जिससे कि काऊ केवल एक मिल्च एनिमल तक सीमित नहीं है, उससे हमें और भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम देखते हैं कि काऊ जो है इकोनॉमिक सिंबल माना गया और उसके लिए स्लॉटर जो है वो प्रोहिबिट किया गया कि आप काऊ स्लॉटर नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 48A जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, जिसके अंदर आपका EPA यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। आर्टिकल 48A जो यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात है, वो भी स्टेट इंडेवर करेगा, वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे ही करना है। नो आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposable और export। देखिए, जो आपका AMASR एक्ट है यानी कि द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो है, दिस इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। इसलिए ये DPSP के अंडर आता है आर्टिकल 49 की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, और जो स्मगलिंग होती है ये प्रोहिबिट है, स्मगलिंग नहीं की जा सकती है किसी भी मॉन्यूमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है उसकी। नाउ आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बेसिक लेवल पर आर्टिकल 50 के अंदर बात होती है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पावर। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर होगा। पहले जो DM हैं या SDMs जो थे यानी कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में काम करते थे उनके पास जुडिशियल पावर्स भी थी, लेकिन जैसे ही CRPC 1973 आता है वो जुडिशियल पावर्स, मोस्ट ऑफ द जुडिशियल पावर्स अराउंड 98%, 99% उनसे लेकर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो जुडिशियल बॉडी में हैं, जो कोर्ट्स में हैं, उन पर ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस होता यह है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो वायलेट नहीं होता है। देखिए, अगर किसी के पास जुडिशियल पावर भी है और एग्जीक्यूटिव पावर भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म हो जाएगा, और अगर वो आप SDM को या DM को दे देंगे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर बोथ, ऐसे केस में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस स्ट्रेट अवे वायलेट होगा, स्ट्रेट अवे, क्योंकि वहाँ पर आप अनबाइज्ड या अनइंटरेस्टेड
जो कंसेप्ट है वो रहेगा ही नहीं। ऐसा हमें देखने को मिलता है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, आर्टिकल 50 से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर टचिंग हो रही थी, उसको वायलेट करने वाले थे, इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि जुडिशियल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स टू बी सेपरेटेड। नाउ आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही लिबरल इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म की बात करी गई है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द स्टेट शैल एंडेवर टू promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another, and encourage settlement of international disputes by arbitration। यानी कि यहाँ पर भी आपको एंडेवर शब्द का प्रयोग दिखेगा। दैट मीन्स कि जो कंट्री है, जो हमारी स्टेट है, वो सोवरेन है, यानी कि उसको ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी स्टेट के साथ, किसी और कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, क्योंकि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट और वो हमारी खुद की सोवरेनिटी पर आता है। बट वी शुड बी डूइंग दैट, यानी कि यहाँ पर भी बाइंडिंग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पड़ोस के जो नेबर्स हैं या जो नेबर कंट्रीज़ हैं या जो पड़ोसी देश हैं हमारे, वो रोग नेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप म्यांमार की सिचुएशन देख सकते हैं। इसको जो पॉलिटिक्स लेवल पर जो स्थिति है वो ख़राब ना हो, तो इंडिया को इनकरेज करना चाहिए इंटरनेशनल डिस्प्यूट के सेटलमेंट को, और वहाँ पर हम देखते हैं कि अशोकन फॉरेन पॉलिसी का हमें एक बेंट देखने को मिलता है। नो व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ डीपीएसपी। देखिए, क्रिटिसिज्म कई बार देखने को मिलता है कि जो डीपीएसपी है उसका कोई लॉ लीगल फोर्स नहीं है। जब तक आपके पास कोई लॉ नहीं है, लॉ से बैकअप आप नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपने आर्टिकल 17 में स्टैट्यूटरी लॉ के साथ उसका काम फंडामेंटल राइट को काम करते हुए देखा, उसी तरीके से डीपीएसपी में भी कहीं ना कहीं एब्सेंस ऑफ लीगल फोर्स देखने को मिलता है कि लॉ की ज़रूरत पड़ती है तभी डीपीएसपी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर पाता है। सेकेंड इज इट इज़ वेरी कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर आप डीपीएसपी का नेचर देखें, इट इज़ वेरी कंजर्वेटिव। वो जो स्टेट है, चाहे वो वुमेन की हो, चिल्ड्रन की हो, किसी भी चीज़ की स्टेट हो, किसी भी जगह की स्टेट हो, किसी भी मॉन्यूमेंट की या किसी भी व्यक्ति की या सोसाइटी की या कम्युनिटी की एज अ होल, जैसे वर्कर कम्युनिटीज़ हो गया या पुअर पीपल हो गए या चिल्ड्रन हो गए, वहाँ पर आप देखेंगे वो उन्हीं की कंडीशन को कंजर्व करके रखना चाहता है। दैट मीन्स इट इज़ वेरी कंजर्वेटिव इन नेचर। और डीपीएसपी का एक क्रिटिसिज्म ये भी बोला जाता है दैट इट इज़ वेरी इलॉजिकली अरेंज्ड। दो हमें लॉजिक देखने को मिलता है when we are classifying it on the basis of socialism, Gandhian principles and liberalism, लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिकल 40 में अगर आप देखेंगे आपको सोशलिस्ट टच देखने को मिलेगा, लेकिन आर्टिकल 40 जो है वो नीचे की तरफ आता है। आर्टिकल 36, 37, 38 यानी कि ऑर्डर का जो सिचुएशन है, जो अरेंजमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल 32 को बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया। आर्टिकल 33 और 34 वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता उस तरीके से। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट वाई डीपीएसपीज आर क्रिटिसाइज्ड, दैट इट मे प्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे दोराय राजन केस में हम देखते हैं